स्टार्ट। नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग सरस्वती पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से मना लिए होंगे और हम लोग अब अपनी करंट अफेयर को बहुत ही बारीकी से करंट अफेयर को आगे की ओर प्रकट करते हैं और आगे की ओर तैयारी को ले चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आप लोग का समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने अप्रवासन और नशीली दवाओं से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए शुल्क लगाया है? चीन, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, हुआ था क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप यानी 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए, उन्होंने चीन के साथ साथ मेक्सिको और कनाडा पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो कितना कितना लगाया है? तो मेक्सिको पे उन्होंने 25% लगाया है, जबकि कनाडा पे भी 25% का टैरिफ लगाया, साथ ही चीन पे 10% का टैरिफ लगाया है। ध्यान दीजिएगा, ये 25% ही क्यों लगाया है? तो इसका सबसे प्रमुख रीजन बताया जाता है क्योंकि ट्रेड को लेके अमेरिका, कनाडा और अपने पड़ोसी मुल्क मेक्सिको से 25% ही घाटे में रहता है, इसलिए 25% टैरिफ लगाया है। ध्यान दीजिएगा कि ये आखिर नशीली दवाओं का हवाला देते ही क्यों लगाया है, क्योंकि अमेरिका चीन पे फिर क्यों लगाया गया? खैर तो मानते हैं कि अमेरिका जो है सो कनाडा और मेक्सिको पे पड़ोसी मुल्क था लगाया, लेकिन चीन पे क्यों लगाया? चीन पे इसलिए लगाया क्योंकि चीन ही है जो नशीली दवाओं का एक्सपोर्ट करता है, सबसे बहुत बृहद रूप से एक्सपोर्ट करता है कनाडा को और मेक्सिको पे। तो मेक्सिको क्या करता है कि एक्सपोर्ट जो चाइना से इंपोर्ट करता है वो अमेरिका में जाके अवैध रूप से बेच देता है, इसके कारण जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार ने मेक्सिको के बॉर्डर को भी सील करने का प्लान बनाया है और वो बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है। और देखे होंगे कि एक चीज और देखे होंगे कि यहाँ पे लिखा है अप्रवासन को ध्यान में रखते हुए भी, तो अप्रवासन भी बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका छोड़िए, भारत में भी अप्रवासन बहुत बड़ी समस्या है। देखे होंगे कि बांग्लादेश हो या फिर अपना पड़ोसी मुल्क म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान अपने भारत में एंटर कर जाते हैं, इससे भारत सरकार को भी बहुत परेशानी होती है। तो अमेरिका सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए अप्रवासन को भी ध्यान में रखते हुए इसे रोक लगाया है। देखे होंगे कि अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप ने भारत से जो अवैध रूप से चले गए थे अमेरिका में, उसे भी हटाने के लिए बात की, तो भारत सरकार अपनी प्लेन भेज के अमेरिका से अपने भारतवासियों के लाने की प्लान बना रही है और जल्द ही लाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 10% लगाया, 10% चाइना पर। ध्यान दीजिएगा कि कनाडा में जो ऊर्जा के क्षेत्र है उस पे लेके 25% नहीं लगाया, उसको लेके 10% ही लगाया है। कनाडा पे 25% ऑल ओवर लगाया है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र बोले तो जैसे कि तेल हो गया, आपका बिजली हो गया, इससे लेके जो 10% का ही टैरिफ लगाया है हम। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन कैसे चला गया? भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने COP26 में नवीकरणीय स्रोतों से अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा की थी। बिल्कुल सही बात है। जब COP26 का आयोजन हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ग्लासगो में, उस समय यह बात हुई थी कि हम लोग 2030 तक अपनी जरूरत के हिसाब से आधी ऊर्जा को नवीकरणीय पे करेंगे, और साथ ही 2070 में हम लोग ये भी बोले थे कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल की बात कही गई। हम PM कुसुम योजना को 2021 में ऑफ ग्रिड और सौर सिंचाई का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए, सौर सिंचाई तक तो ठीक है, लेकिन ऑफ ग्रिड से संबंधित ऐसा कोई बात नहीं है। यह PM कुसुम योजना का लक्ष्य ही है कि सौर ऊर्जा से चले। और ध्यान दीजिएगा कि इस पे बिहार सरकार हो चाहे कोई भी स्टेट सरकार इस पे 30% का सब्सिडी देगी, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी 30% का सब्सिडी देगी और बैंक 30% का लोन प्रोवाइड करेगी किसानों को। ये बहुत ही बड़ा चीज है PM कुसुम योजना में। ये बहुत बारीकी से एक PM कुसुम योजना को बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये सही आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑफ ग्रिड की बात कर, तो ऑफ ग्रिड से यहाँ पे कोई तात्पर्य है ही नहीं। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर मॉड्यूल पर 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिएगा, भारत अब आयात पे जो है सो थोड़ा सा कम करना चाहती है और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत खुद चाहती है कि भारत अब अपनी और अग्रसर हो। टाटा जो है जैसे कि बनाने की बात कर रहे हैं, और जानते होंगे कि सौर ऊर्जा के लिए यानी इंटरनेशनल सौर गठबंधन का मुख्यालय भी भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में ही बनाया गया है।
तो इसलिए जो भारत सरकार चाहती है कि इंपोर्ट कम करें। तो इनमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 2 बिल्कुल नहीं, 1 और 3 बिल्कुल नहीं, 1 और 3, इसका सही आंसर हो ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की गति धीमी होने के कौन कौन से कारण हैं? ध्यान दीजिएगा, चीनी आयात पर अधिक निर्भरता, सौर मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना, ग्रिड स्तरीय बैटरी भंडारण की कमी, इनमें से सभी। इसका आंसर देगा सभी। ध्यान दीजिएगा, चीनी आयात पर अधिक निर्भरता हम लोग क्यों रखेंगे, इसको मतलब ही नहीं बनता है, और सौर मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने से तो कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए जो है इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में घोषित समुद्री विकास कोष यानी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का क्या महत्व है? इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार तो खुद चाहती है कि अभी हम हर चीज को थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट करें, तो फिर भारत सरकार क्यों चाहेगी कि पूर्णतः भारत सरकार से चले? यह जहाज निर्माण क्षेत्र में पूंजीगत बाधाओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल सही बात है। यह सागरमाला परियोजना की जगह लेते हैं? बिल्कुल नहीं। सागरमाला परियोजना से तो कोई मतलब है नहीं। खैर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सागरमाला परियोजना संबंधित है नहीं, तो हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। यह विशेष रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग पर केंद्रित है? बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये हो चुका है। नेक्स्ट, भारत अगले 2 महीने के भीतर पेट्रोल में किस स्तर तक एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखता है? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ध्यान दीजिएगा, भारत जो है सो अब पेट्रोल को थोड़ा सा कम आयात करना चाहता है, और पेट्रोल में भारत से ही निर्मित इथेनॉल से जो है सो अपना ब्लेंडिंग करता है। और भारत सरकार का लक्ष्य पहले 2030 तक था, जो 20% तक जो है ब्लेंडिंग करना, लेकिन उसका लक्ष्य अब 2025 कर दिया गया है। इसलिए किया जाता है कि भारत में जैसे किसानों की आय वृद्धि हो सके। आप सोच रहे हैं किसानों की आय से कैसे वृद्धि होती? इथेनॉल जो है सो चावल, गेहूं, ईख, ये सब से बनता है, चीनी से बनता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए किसानों के लाभ होगा, न कि हमारा पैसा जो है विदेशों में चला जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए 20% इतना ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 तक था, जो 2025 में ही पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, और इथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है, यह बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में मक्का आयात में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? भारत सरकार मक्का आयात को क्यों वृद्धि हुआ, थोड़ा देख लेते हैं। घरेलू मक्का उत्पादन में कमी? बिल्कुल नहीं, घरेलू मक्का उत्पादन में तो बिल्कुल कमी नहीं है। सरकार तो और एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के उपयोग पर प्रतिबंध, ये बहुत हद तक सही है। पशु चारे के लिए मक्के की बढ़ती मांग? बिल्कुल नहीं, हम लोग के पास ऑलरेडी इतना अवेलेबल है। वैश्विक मक्का कीमतों में गिरावट? ऐसा कुछ भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि एथेनॉल नीति लागू किया था, तो उसमें चीनी और मक्का से जैसे एथेनॉल बनाया जाता है, और एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आखिर एथेनॉल, चीनी का जो है उत्पादन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन करता है, तो वो ब्राजील है। चीनी और गन्ना का उत्पादन ब्राजील है। वहीं दूसरे नंबर पे भारत जो है सो उत्पादन करता है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा खपत भी करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के शिपिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर उच्च कराधान, कुशल समुद्री श्रमिकों की कमी? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट? बिल्कुल भी नहीं। घरेलू जहाज निर्माण पर अत्यधिक निर्भरता? ये भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर उच्च कराधान। नेक्स्ट, आरबीआई के अनुसार 2030 तक भारत की जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट रेसिलियंस लागत का अनुमानित मूल्य कितना है? 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन,
$5 ट्रिलियन। इसका सही आंसर हो जाएगा $1 ट्रिलियन। थोड़ा सा आरबीआई के विषय में बात कर लेते हैं। जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था 1934 के अधिनियम के तहत। वहीं राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई टेलीमंस पहल का उद्देश्य क्या है? टेलीमानस है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को कम करना, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए टेली हेल्थ सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल। टेलीमानस का मतलब ही यही होता है कि मानसिक से संबंधित कोई भी बात हो उसे रखा जाता है। वंचित छात्रों के लिए टेली शिक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं। किसानों को कृषि विशेषताओं से जोड़ना, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बावजूद भारत की कुल बिजली उत्पादन में कोयले का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही है बिजली के लिए। साथ ही देखे होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठा है, न्यूक्लियर से जो है सब लोग ऊर्जा की बात कर रहे हैं। फिर कोयला पे कितना आधारित है? तो कोयला पे अभी 50%, 60, 70, 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। हम लोग कोयला पे अभी 70% जो है सो कोयला पे 70% निर्भर है हम, जबकि हम लोग को जल्द ही कम करना होगा क्योंकि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य भी है। नेक्स्ट, सागरमाला पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की नौसेना रक्षा को मजबूत करना, बिल्कुल भी नहीं। समुद्री लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, बिल्कुल सही बात है। तटीय प्रदूषण को कम करना, बिल्कुल भी नहीं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। सागरमाला से भारत सरकार चाहती है कि लॉजिस्टिक का सप्लाई यानी जल मार्ग से हो, और इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाती है भारत सरकार। देखिएगा कि नए नए बंदरगाह बनाया जा रहा है, नया नया पोर्ट बनाया जा रहा है। इससे होता क्या है कि जो भी हम लोग शिप से भेजते हैं यानी पानी वाले से भेजते हैं तो उसमें भेजने का कॉस्ट यानी लॉजिस्टिक काफ़ी सस्ता होता है ट्रेन और एयर मार्ग की अपेक्षा। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि जब सस्ता होगा तो हर जगह प्रोडक्ट सस्ता थोड़ा सा पहुंचेगा। इसलिए को ध्यान में रखते हुए सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट लाई है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शिप से जो भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वह काफ़ी समय लगता है लेकिन सस्ता बहुत ज़्यादा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार लाई हम। नेक्स्ट, 31 मार्च 2025 तक लागू होने वाले नए श्रम संहिताओं का मुख्य फोकस क्या है? सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की शुरुआत, गिग इकोनॉमी नौकरियों का नियमन, राज्य और केंद्र के श्रम कानूनों का समन्वयन, मातृत्व लाभांशों का विस्तार। इसका सही आंसर है राज्य और केंद्र के श्रम के कानूनों का समन्वयन। थोड़ा सा हम लोग गिग वर्कर देख लेते हैं। जब गिग वर्कर से कुछ आ गया क्वेश्चन तो इकोनॉमी से, गिग वर्कर क्या है? तो गिग वर्कर वो होता है जैसे कि आप देखते होंगे ओला उबर का ड्राइवर हो गया या फिर जोमेटो जो घर पहुंचाने आता है, स्विगी वाला हो गया, ये सब गिग वर्कर में आता है जो कुछ दिन काम किया, कुछ देर के लिए काम किया, पेमेंट लिया चला गया, कुछ जो भी इस टाइप से हो वो गिग वर्कर में आता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक कानून भारत सरकार बनाने जा रही है कि ये लोग जब रिटायरमेंट हो तो इसके पैसे कैसे इसे मिलेंगे, क्योंकि ये लोग तो अनस्टेबल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी कानून आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, 2024 में किस देश में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है सो इलेक्ट्रॉनिक जैसे व्हीकल जैसे कि कोई भी 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, इस पर नॉर्वे सबसे ज़्यादा मतलब अभी केंद्रित है जो कि इलेक्ट्रिक पे चलता है। अब भारत में देखिएगा तो पेट्रोल डीजल धड़ल्ले से चलते आ रहा है, जबकि हम लोग बहुत ही इस पे कम करने की योजना बना रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट,
2024-25 में दिल्ली के जेंडर बजट का कितने प्रतिशत भाग महिलाओं की शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है? 54%, 20%, 27, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 27%। दिल्ली के जेंडर बजट का महिलाओं के शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक अभिलेखों में चर्चा किए गए पेनी पोस्टेज प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही खास होता है। पेनी पोस्टेज क्या है? डाक कर्मियों के वेतन का समर्थन करना? बिल्कुल भी नहीं। उपनिवेशों साक्षरता में सुधार करना? बिल्कुल भी नहीं। व्यापार को प्रोत्साहित करना और बेरोजगारों को कम करना? बिल्कुल, इसका सही उद्देश्य यही है। युद्ध वित्त पोषण के लिए राजस्व उत्पन्न करना? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के जेंडर बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं की शिक्षा के लिए आवंटित बजट 2017-18 में अपने उच्चतम स्तर पर था। बिल्कुल सही बात है। पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की शिक्षा के लिए जेंडर बजट लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखेंगे कि शिक्षा बजट महिलाओं के लिए कभी कम था तो कभी बढ़ता है। ऐसा कहीं नहीं है कि हर साल हमेशा बढ़ाया ही जाता है। 2024-25 में जेंडर बजट में शिक्षा बजट का हिस्सा घटकर 27% रह गया है। बिल्कुल सही बात, यानी ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सागरमाला परियोजना का मुख्य फोकस किस पर है? बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी में सुधार, तटीय जैव विविधता के संरक्षण पर, भारतीय मछली उद्योग को मजबूत करने पर, विशेष रूप से अंतर्देशीय नदी परिवहन को बढ़ावा देने पर। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया था सागरमाला परियोजना के तहत क्या, तो हमको लगता है कि आप लोग इसका आंसर मार चुके होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाहों को आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी में सुधार। नेक्स्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार किस भारतीय शहर में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी सबसे कम है? देखिए, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है हम। स्टेट और यूटी की बात कर रहा है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। यदि अगर सबसे कम पूछा है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी राज्य के हिसाब से देखा जाए तो वो सिक्किम है। सिक्किम में कितना है? 56.9 थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट आ गया तो हम लोग समझ ही लेते हैं। 66.9% जो है सो सिक्किम में सबसे ज़्यादा है। वही सबसे कम अगर स्टेट और यूटी में देखा जाए तो वो दिल्ली में है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं की श्रम भागीदारी। इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए भारत के एक्जिम अर्थात निर्यात आयात कार्गो बाजार हिस्सेदारी में गिरावट क्यों आई है? उच्च कराधान और नियामक बाधाएं, भारतीय बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे की कमी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उच्च कराधान भी बिल्कुल नहीं है। जहाज निर्माण के लिए सीमित सरकारी समर्थन, खराब नेविगेशन तकनीकी। तो इसका सही आंसर उच्च कराधान और नियामक बाधाएं। बिल्कुल, देखिए पूछ रहा है भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए भारतीय एक्जिम और आयात कार्गो बाजार की हिस्सेदारी की गिरावट क्यों आई है? तो उच्च कराधान और नियामक बाधाएं जो है सो इसके पीछे मुख्य रीजन है। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए फंडिंग वापस ले ली जिससे वैश्विक स्वास्थ्य पहलों पर प्रभाव पड़ा?
ध्यान दीजिए, जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, यानी जो बाइडेन से पहले, उस समय भी जो बाइडेन ने WHO से अपनी देश को वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें बोला गया था कि कोरोना वायरस जब आया था तो उस समय कोरोना वायरस चीन पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं किया गया था। इसको ध्यान रखते हुए जो बाइडेन WHO से बाहर ही निकल गए थे। लेकिन जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने जो है सो फिर से WHO में अपनी सदस्यता ले ली, लेकिन फिर से जो है सो डोनाल्ड ट्रंप आते ही WHO से बाहर हो गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था हम लोग का। फिर हम लोग अगला क्लास कल करते रहेंगे अपने टाइम पे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।